आप सभी श्रोतागणों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल रागनी सिंह में। आइए आज सुनते हैं मालती जोशी जी द्वारा लिखी कहानी जिसका शीर्षक है बेचैन। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी बेचैन। सुनो जरा, रसोई घर से सिर निकाल कर इन बच्चों को भी देख लिया करो। सुबह की चाय के समय इन्होंने अचानक मुझे डपटना शुरू किया तो मैं और बच्चे दोनों चौंक पड़े। क्यों, क्या हुआ? मैंने पूछा। होना क्या है, जरा लड़के की शक्ल तो देखो, चुहिया सी निकल आई है। दूध वगैरह बिल्कुल नहीं देती क्या आजकल? मैं तो खैर जो देना है सो दे ही रही हूँ, पर आपको क्या हो गया जो अचानक बच्चों पर निगाह चली गई? मैंने हंसते हुए कहा। देखो देखो, इस धोखे में मत रहना। मैं बोलता नहीं हूँ तो क्या हुआ, मुझे घर किराए रत्ती खबर रहती है। इन्होंने गंभीरता से कहा। उनकी इस गंभीरता के बावजूद हम लोग हंस पड़े। फिर बच्चे तो पापा की जागरूक नजरों से बचने के लिए पढ़ने की मेजों पर चले गए और पापा मानो एक महान कर्तव्य पूरा करने के बाद निश्चिंत होकर अखबार में डूब गए। पर उनके भाग्य में अखबार पढ़ना नहीं था, क्योंकि बच्चों के बाहर जाते ही मेरे चेहरे की हंसी गायब हो गई थी। सुनिए, मैंने अखबार छीनते हुए कहा। वह अरे अरे कहते ही रह गए। आखिर हार कर बोले, हाँ कहो, क्या कह रही थी? आपने रवि को देखा ना, कैसा हो गया है? वही तो मैं कह रहा था। दिन भर चाय पीना और आप सुनिए भी, मैंने झल्ला कर कहा। वे बेचारे चुप हो रहे। पता है, पिछले 10-12 दिनों से उसका अजीब हाल है। न ज्यादा बोलता है न घूमने जाता है। जो परोस देती हूँ खा लेता है। न नाश्ते की फरमाइश न चाय की जिद। यह तो बड़ी अच्छी बात है, इन्होंने कहा। क्या खाक अच्छी है? बच्चे बच्चों की तरह रहते हैं तभी अच्छे लगते हैं। पता है, पूरे हफ्ते में उसने एक बार भी रमा से लड़ाई नहीं की। मैंने रुआंसे स्वर में कहा। अरे, तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए। उनके दिन भर झगड़ते रहने से तुम भी परेशान रहती थी, उन्होंने समझाया। पर अब लड़ते झगड़ते नहीं हैं तो घर जैसे काटने को दौड़ता है। दिन भर चुपचाप कमरे में घुसा रहता है, बस कॉलेज के बहाने ही बाहर पैर रखता है। दोस्तों से झगड़ा हो गया होगा। डोंट वरी, 2 दिन में ठीक हो जाएगा। नहीं जी, दोस्त तो खुद मुझसे पूछ रहे थे। कल ही भाटिया और जैन कह रहे थे कि रवि बाहर क्यों नहीं जाता। फीस के पैसे तो नहीं गिराया कहीं? नहीं, खुद रसीद ला कर दी है मुझे। किसी लड़की के चक्कर में? छी, आप भी कमाल करते हैं। अभी इतना सा तो है बेचारा, मैंने गुस्से से कहा। तुम्हारे लिए तो वो हमेशा इतना सा ही रहेगा। वेल वेल, आई मस्ट हरी। जरा सेव के लिए गिलास पानी गर्म कर दो। 7:30 हो चले हैं। और उनके लिए यह विषय वहीं समाप्त हो गया। पर मेरा मन इतने से ही शांत कैसे हो जाता? पिछला पूरा हफ्ता मैंने रवि की चिंता में गुजारा है। इतना बोलने वाला लड़का एकाएक इतना चुप हो जाए तो डर नहीं लगेगा? वैसे तो घर में आते ही वह शुरू हो जाता था। कॉलेज की, दोस्तों की, खेल की, सिनेमा की बातें मम्मी को सुनाए बिना उसे चैन नहीं आता था। अक्सर वे प्रैक्टिकल की या क्रिकेट की मजेदार बातें मेरी समझ में भी नहीं आती थीं, पर उसे तो सुनाने से मतलब होता। कई बार तो दोनों भाई बहनों में जैसे होड़ सी लग जाती और मुझ बेचारी का बुरा हाल हो जाता। तभी तो उसका यूं चुप रहना ज्यादा खरता है। इन्हें यह सब समझाना बड़ा मुश्किल काम था। बेचारे सुबह 9 बजे जाते तो घर लौटने में 6-7 तक बज जाते। मैं खुद ही कोई बात उन तक नहीं जाने देती। इसी से सारी चिंता अपने आप लेकर झेल कर मैं घबरा उठती थी। बड़ी मुश्किल से मैंने बच्चों के बाहर जाने तक सब्र किया। सबके जाते ही
मैंने रवि के कमरे की तलाशी लेनी प्रारंभ की। डर रही थी, कहीं सचमुच किसी लड़की का चक्कर न हो। अभी दूसरा साल तो था कॉलेज का। सबसे पहले मैंने ट्रंक टटोला। हमेशा की तरह कपड़े ठूस-ठूस कर रखे गए थे, इसी आशा में कि किसी दिन मम्मी ठीक कर देंगी। फिर टेबल की ओर रुख किया, तमाम फैलाव हो रहा था। मैंने एक-एक किताब, उसका एक-एक पेज देखा, कापियां उलट-पुलट कर देखीं, दराजों की खाना तलाशी ली। जो कुछ कबाड़ निकला उसमें कुछ तस्वीरें थीं, सुनील गावस्कर, अजीत वाडेकर, राजेश खन्ना, देवानंद या फ्रजियर, जयदीप मुखर्जी आदि की। एक शानदार फोटो लता मंगेशकर की भी थी। कुछ दोस्तों या उनके परिजनों के शादी के कार्ड थे, कुछ पत्र थे, पर सब मुझे पढ़कर सुनाए गए थे। एक कफलिंग्स का सेट था जो पापा से छिपाकर लाया गया था। एक फोटो थी उधार ली हुई लुंगी कुर्ते में। ढेर का ढेर सामान था, पर ऐसा कुछ भी न था जो उसकी उदासी का सुराग दे सके। इतनी सारी मेहनत के बाद मैं निढाल होकर बैठी रही। थोड़ी देर सुस्ताने के बाद सोचा, लाओ अब ठीक से जमा ही दें। मैंने दोनों दराजों के कागज बदले और तस्वीरें, चिट्ठियां, कपड़े, कलर, पेंसिल वगैरह तरतीब से रखी। मेजपोश बदला और किताबों को करीने से जमाया। ट्रंक का कागज बदलने गई तो देखा, नीचे अखबार का एक कटिंग पड़ा है। मैंने सोचा, कोई विज्ञापन होगा, क्योंकि पार्ट वन में अच्छे मार्क्स न आने की वजह से रवि कई बार रेलवे सर्विसेज या नेवी आदि में जाने की कह चुका था। कटिंग छोटा सा था। मैंने उलट पुलट कर देखा, एक तरफ किसी के भाषण का अंश था, पर कटा होने की वजह से कुछ सिर पैर समझ में नहीं आ रहा था। दूसरी ओर एक साधारण सा समाचार था, कल एक 5-6 वर्षीय बालिका घायल हो गई। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जाती है। स्कूटर चालक का पता नहीं चल सका। घड़ी ने 3 बजने की सूचना दी और मैंने झटपट काम समेटा, कमरे की सफाई करके रसोई में चली गई। रमा के आने से पहले नाश्ता तैयार न होता तो तूफान मचा देती थी। चाय नाश्ता बना ही चुकी थी कि रवि आ गया। उसके लिए दरवाजा खोलते ही केले वाले पर नजर पड़ गई। मैंने रवि से पैसे लाने के लिए कहा और मोलभाव करने लगी। मैं अपनी खरीदारी में व्यस्त थी कि मोटर का तेज हार्न और ब्रेक के साथ रवि की चीख सुनाई दी। आंख उठाकर देखा कि रमा हाथ में कोई इनाम नचाती हुई दौड़कर सड़क पार कर गई थी। मैंने खींचकर उसे छाती से लगा लिया। मन में दोपहर ही पढ़ा हुआ समाचार कौंध गया। हे ईश्वर! मैंने मन ही मन धन्यवाद दिया और पैसे के लिए रवि की तरफ हाथ बढ़ाया। पर्स लिया हुआ उसका हाथ कांप रहा था और चेहरा सफेद पड़ गया था। मैं तो हैरान रह गई। खेलते हुए कितने ही जख्मों को यूं ही सह जाने वाला रवि बहन के लिए कैसा व्याकुल हो उठा था। मुझे उसके प्यार पर प्यार आने लगा। लड़ता है तो क्या हुआ, चाहता भी तो कितना है रमा को। लेकिन वह बड़ी देर तक नर्वस बना रहा, नाश्ता भी ठीक से न कर सका। मुझे कुछ अजीब सा लगा। मैं तो रमा की माँ थी, फिर भी एक बार संकट टल जाने के बाद निश्चिंत हो गई थी। लेकिन इसे देखो। और उस असमंजस में एक शंका उभरी। अपने मन का संदेह मिटाने के लिए मैंने पुराने अखबारों का गट्ठर निकाला, एक एक को खोलकर देखा। एक अखबार में खिड़की सी बनी हुई थी, ठीक उसी कटिंग के आकार की। पिछले पेज पर प्रधानमंत्री का भाषण था। तारीख देखियो 19 सितंबर, अर्थात 11 दिन पहले का अखबार था। याद आया, उस दिन इतवार था। रवि पापा का स्कूटर लेकर सिनेमा गया था। उस दिन लौटकर उसने खाना नहीं खाया था। मैंने यही सोच लिया था कि दोस्तों के साथ खा लिया होगा। उस दिन के बाद से ही वह इतना इस तरह खोया खोया रहने लगा था। यह भी याद आया कि बाद में कई दिनों तक वह अखबार को घंटों पढ़ता रहा है।
बाजार भाव का पेज तक नहीं छोड़ता। फिर याद आया कि एक दिन सामने चौराहे पर एक बस ठेले वाले से टकरा गई थी। करीब करीब सब लोग अपनी अपनी खिड़की पर जम गए थे। सड़क पर तो काफी भीड़ थी, पर इन सबसे बेखबर बना रवि चुपचाप फिजिक्स की किताब में डूबा हुआ था। सारी बातों को जोड़ बाकी करके जो हाथ में आया वह खुश होने जैसा नहीं था। फिर भी मैं हिम्मत करके रवि के कमरे में गई। खिड़की की छड़ से सिर टिकाए वह चुपचाप बैठा हुआ था। इस तरह अकेले क्यों बैठा हुआ है? चला कैरम खेलें, मैंने बोर्ड पलंग पर बिछाते हुए कहा। उसने मना नहीं किया, पर उसका खेल ही बता रहा था कि उसका ध्यान कहीं और है। मैंने तुम्हारा कमरा ठीक किया है आज। क्या कबाड़ खाना बना रखा था? मैंने बात उठाई। ओह, थैंक यू मम्मी, वह धीरे से बोला। स्पष्ट था कि उसका ध्यान मेज की ओर अब तक नहीं गया था। वैसे तो सारी चीजें संभाल कर रख दी थी, फिर भी तुम देख लेना, नहीं तो कल कचरे का डिब्बा ढूंढते फिरोगे। हाँ, ट्रंक के तले कुछ अखबारों की कटिंग्स थे, वे जरूर मैंने फेंक दिए हैं। काम के तो नहीं थे ना? मैंने स्वाभाविकता से कहा। पर उसके हाथ स्ट्राइकर पर जमे ही रह गए। चेहरा अजीब सा हो गया, होठ कांप उठे, पर वो चुप ही बना रहा। अब मुझसे नहीं रहा गया। मैंने पास जाकर उसके सिर पर हाथ फेर कर कहा, यह एक्सीडेंट की बात तुमने मुझसे कही क्यों नहीं बेटा? इतने दिन अपने ऊपर इतना बोझ लिए रहे। मेरा इतना कहना था कि रवि मेरी गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रो पड़ा, एकदम बचपन के दिनों की तरह। अच्छा था कि रमा घर में नहीं थी। मैंने उसे रोका नहीं, बस सिर पर हाथ फेरती रही। जब वह कुछ शांत हो गया तो उसने कहा, मम्मी, मैं दरअसल रुककर उसे अस्पताल ले जाना चाह रहा था, पर मुझे लोगों से इतना डर लगा, मैं चुप हो रही। अक्सर घर के सामने एक्सीडेंट होते समय मैंने देखा था कि लोग घायल की उतनी परवाह नहीं करते, बेचारे ड्राइवर पर ही पिल पड़ते हैं। अस्पताल पहुंचने तक कौन किसकी गाड़ी से घायल हुआ है, यह जानना कठिन हो जाता है। बाप रे, मेरे बच्चे को कहीं ये तमाशा बीन पा जाते तो। मैं सिहर उठी और मैंने उसे कलेजे से लगा लिया। सारी रात मुझे नींद नहीं आई। मन पर जैसे किसी ने एक सिल सी रख दी और दिमाग में चिंताओं ने जाल बुन दिए थे। लड़का बेचारा इतने दिनों तक यह बोझ कैसे उठा पाया होगा? मेरा तो एक रात में ही बुरा हाल हो गया था। नींद अव्वल तो आती नहीं थी, आती थी तो भयानक सपने आते थे। कभी मैं देखती कि सड़क वालों ने रवि को घेर लिया है और वे उस पर पिल पड़े हैं। कभी लगता कि लड़की मर चुकी है और रवि कटघरे में खड़ा है। कभी उस अनजान लड़की के स्थान पर रमा ही होती थी। हर सपने के बाद मैं पसीने से सराबोर होकर जाग जाती थी। कई बार मन हुआ कि इनको सारी बात बता दूं, पर हिम्मत नहीं हुई। वे मुझे डांट डपट कर सुला देते या आधी रात को ही कोई तूफान खड़ा कर देते। मैंने चुप रहने में ही खैर समझी। दूसरे दिन दोपहर को मैंने अस्पताल को फोन मिलाया। सुनिए, आपके यहाँ 19 तारीख को एक्सीडेंट का केस आया था। क्या नाम है? उधर से पूछा गया। देखिए, छोटी सी लड़की थी, नाम बताइए। फिर वही भावहीन भाषा उभरी। जी, नाम तो नहीं मालूम, पर लेकिन मेरी बात पूरी होने से पहले ही उधर से एक आवाज आई, देखिए, यहाँ दिन में 20 केस आते हैं, हम बिना नाम पता जाने आपकी मदद नहीं कर सकते। बेहद कोफ्त हुई। नाम ही पता होता तो इन्हें तकलीफ क्यों देती। पता नहीं ये इंक्वायरी वाले इतने सख्त और रूखे क्यों होते हैं, चाहे कि रेलवे के हों, डाकखाने के या अस्पताल के हों। कभी ठीक से जवाब नहीं देंगे। रोज की तरह रवि 3:30 पर घर आया तो मैंने घर सुपुर्द करते हुए कहा, बेटा जरा मार्केट तक जा रही हूँ, तुम नाश्ता कर लेना, रमा आए तो उसे दे देना,
अलमारी में रखा है। घर से निकलकर सीधे टैक्सी की ओर बड़े अस्पताल में दाखिल हुई। 4 से 6 मरीजों से मिलने का समय मुझे पता था। इमरजेंसी वार्ड ढूंढने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। अपना अज्ञान छिपाते हुए मैंने कुछ इस खूबी से सारा अता पता पूछ लिया कि मुझे अपने ऊपर ही गर्व हो आया। लगा मैं किसी सीआईडी ऑफिसर से कम नहीं हूँ। फ्लारी मिल्टन चिल्ड्रन वार्ड नंबर 1 बेड नंबर 18 रटते हुए मैं अपने गंतव्य स्थान पर पहुँच गई। यूँ भी किसी से मिलने जाते हुए बड़ी परेशानी होती है। बिस्तरों पर लेटे सारे मरीज एक से लगते हैं। फिर यहाँ तो एकदम अनजान मरीज के पास जाना था। पर सिस्टर की वजह से बेड ढूंढने में कठिनाई नहीं हुई। बच्ची उस समय अकेली लेटी हुई थी। एक पाँव में प्लास्टर था, माथे पर भी छोटी सी पट्टी थी। हेलो फ्लारी, मैंने धीरे से कहा। उसने धीरे से करवट बदली। सहज मुस्कान से उसका सांवला चेहरा भर उठा। उस मुस्कान के सहारे मेरा संकोच न जाने कहाँ लोप हो गया। बैठिए ना आंटी, मम्मी अभी आती होंगी, उसने महीन आवाज में कहा। बाहर गई हैं, मैंने स्टूल सरकाते हुए पूछा। जी, कैंटीन तक गई हैं। मुझे संकोच हो आया। यहाँ आने से पहले कुछ फल वगैरह ले आती तो अच्छा लगता, पर उस समय तो मन में बराबर डर बना हुआ था कि कहीं मम्मी आ गई और डैडी भी, उसने ताली पीटते हुए कहा। और मैंने मुड़कर देखा। ईसाई दंपति मुझे नमस्कार कर रहे थे। आप फ्लारी के स्कूल में हैं? मिसेज मिल्टन ने बिस्तर पर बैठते हुए पूछा। वह क्षण आ गया था जिसके लिए मैं डर रही थी, पर इतनी दूर आ जाने के बाद चुप कर जाने का कोई मतलब नहीं था। मैंने किसी तरह सारी बात कह सुनाई। पूरे समय एक बार भी आंख उठाकर नहीं देखा। सारी बात कह चुकने के बाद मैंने कहा, मुझे पहले पता चल जाता तो मैं शायद पहले ही मिल लेती। खैर, अब भी मैं सारा खर्च उठाने के लिए। ओह नो, फ्लारी के पिताजी एकदम उठे। आपका बड़प्पन है कि आप यहाँ तक आई हैं। वैसे सारा दोष आपके लड़के का भी नहीं है। बच्चे सड़कों पर इस कदर दौड़ते हैं कि अरे अब तो वह अच्छी भी हो चली है। शुक्र है मालिक का, कोई ऐसी वैसी बात नहीं हुई है। फ्लारी की मम्मी ने छाती पर क्रॉस बनाते हुए कहा। इस तरह तो आप मुझे और शर्मिंदा कर रहे हैं, मैंने जिद करते हुए कहा। सच बहन जी, आप बेकार परेशान हो रही हैं। अब चिंता की कोई बात नहीं रही। अगले बुधवार को उसे डिस्चार्ज भी मिल जाएगा, मिस्टर मिल्टन बोले। आपने उनसे कहा नहीं? उसकी मम्मी बोली। कहा तो बहुत, पर वे लोग कहते हैं रस बहुत है, ज़्यादा दिन नहीं रखा जा सकता। तुम एक आध हफ्ते की छुट्टी ले लेना, तब तक वह थोड़ी संभल लेगी। बार बार छुट्टी, इस सीजन में तो और मिलनी मुश्किल है। मैं चुपचाप सुन रही थी। अब उठकर खड़ी होते हुए कहा, सुनिए, आप इस जिम्मेदारी को मुझ पर छोड़ दीजिए। फ्लारी अस्पताल से सीधे हमारे घर जाएगी। नो नो, आप एकदम चुप रहिए। इतना मुझे न करने देंगी तो मैं अपने आप को कभी माफ़ न कर सकूंगी। फ्लारी चलोगी ना हमारे यहाँ? आपके यहाँ बगीचा है? उसने पूछा। हाँ है, खूब बड़ा सा। आप तो मम्मी की तरह स्कूल नहीं जाती ना, मुझे अकेले डर लगेगा। नहीं, मैं दिन भर घर में ही रहती हूँ। हम लोग ढेर सारी कहानियाँ पढ़ेंगे, कैरम और लूडो खेलेंगे। ओह, तब तो बड़ा मज़ा आएगा। अच्छा, कल तुम्हारा रवि भैया तुमसे मिलने आएगा। तुम्हारे लिए क्या लेकर आए बोलो? एक बड़ी सी गुड़िया, उसने दोनों हाथ फैलाकर कहा। उसे प्यार करके संकोच में डूबे उसके माता पिता को नमस्ते करते हुए मैं चल पड़ी। घर लौटी तो साग सब्जी के साथ मेरे हाथ में एक गुड़िया थी। रमा तो देखते ही दौड़ पड़ी। हाय मम्मी, कितनी प्यारी गुड्डी है। मैंने गुड्डी उसे देते हुए कहा, तोड़ना नहीं, फ्लारी की है। कल तुम और भैया उसे अस्पताल में देखने जाओगे, तब ले जाना। फ्लारी कौन है मम्मी? तुम्हारी छोटी बहन है, और जब तक ठीक नहीं हो जाती अपने ही यहाँ रहेगी। सच मम्मी? फिर तो बड़ा मज़ा आएगा। पर मम्मी, वह मुझे दीदी तो कहेगी ना? रमा की आंखों में हर्ष और विस्मय दोनों थे।
रवि मेरी ओर पीट किए पुस्तक पढ़ रहा था, पर मुझे मालूम था उसका सारा ध्यान मेरी बातों की ओर है। रमा की बकबक बंद होते ही उसने पुस्तक बंद किया और मेरी ओर देखकर बोला, तो मम्मी क्या वह हारे जिंदा है और अगले बुधवार को अस्पताल से उसे छुट्टी भी मिल रही है? सच मम्मी, ओ डियर मम्मी। और उसने मुझे उठाकर चक्कर घिन्नी की तरह घुमा दिया। बाप रे, मुझे तो चक्कर ही आ गया। पलंग की पाटी पर सिर टिका कर बैठी रही। कुछ देर बाद देखा सारे कमरे में आलू प्याज और नींबू बिखरे पड़े थे। रमा उन्हें उठाने की कोशिश कर रही थी और रवि बेड से उछाल रहा था। मम्मी देखो ना भैया, सब्जी फैला रहे हैं, रमा चीख रही थी। नालायकों, जरा देर को चुप भी रह लिया करो और इस तरह नींबू उछाले जाते हैं। पता है 15 पैसे का एक आता है, मैंने डांट कर कहा, पर मेरी आवाज़ में वह रोब नहीं था। दरअसल मुझे यह सब अच्छा लग रहा था। बड़ी देर बाद रवि थक कर मेरी गोद में लेट गया। बोला, मम्मी तुम नहीं जानती मैं किस कदर बेचैन था। आज कितना हल्का लग रहा हूँ। मुझे पता है बेटा, मैंने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा। भगवान से ही प्रार्थना है कि जब भी तुम्हारे हाथ से कोई गलत काम हो, उसका एहसास तुम्हें इसी तरह बेचैन किए रहे। बस यही मेरा आशीर्वाद है। और इन्हीं अंतिम और प्यार भरे शब्दों के साथ यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी श्रोतागणों से मेरा बहुत अनुनय है कि अगर आप लोगों को मेरे द्वारा बोली जाने वाली यह कहानी पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कहानी आप लोगों को कैसी लगी। एक बार फिर से धन्यवाद।